Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Students, in our previous lecture, we discussed Thomas Hardy as a novelist. We explored his major novels, his unique style of writing, and the special features that made him one of the greatest Victorian novelists. At the end of the lecture, I mentioned that before starting Test of the Double Wheels, we first need to understand Thomas Hardy's philosophy. लेकिन क्वेश्चन ये है, फिलोसफी को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी राइटर के नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं पढ़ रहे होते, हम उस राइटर की थिंकिंग को भी स्टडी कर रहे होते हैं, बिकॉज every writer has his own way of looking at life, society, human beings and the world around him. इसी वजह से शेक्सपियर की राइटिंग डिफरेंट है, डिकन्स की राइटिंग हमें डिफरेंट लगती है, जॉर्ज एलियट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और थॉमस हार्डी का लाइफ को देखने का अंदाज इन सब राइटर से काफी डिफरेंट है। इसीलिए हार्डी के नॉवेल्स जो हैं वो भी हमें यूनिक फील होते हैं। अगर हम हार्डी की फिलोसफी को समझ लेंगे तो टेस्ट ऑफ द डबल व्हील्स के कैरेक्टर्स, इवेंट्स और ट्रेजेडी को समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो बिफोर वी बिगिन द नॉवल, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द माइंड बिहाइंड द नॉवल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी का वर्ड अक्सर ऐसे सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट थ्योरीज का सब्जेक्ट है। एक्चुअली फिलोसफी इज मच सिंपलर देन वी थिंक। फिलोसफी मीन्स द वे अ पर्सन अंडरस्टैंड्स लाइफ। ये सिंपल वर्ड्स में जिंदगी के बारे में किसी इंसान की सोच क्या है, वो क्या सोचता है जिंदगी के बारे में, किस तरह से सोचता है। हर इंसान की अपनी फिलोसफी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कुछ कहते हैं एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लक, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन। इसी तरह थॉमस हार्डी की भी अपनी ही फिलोसफी थी और उसका ऑलमोस्ट हर नॉवल इसी फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर आप हार्डी की फिलोसफी समझ के तो आप उसके नॉवेल्स को सिर्फ रीड नहीं बल्कि डीपली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, थॉमस हार्डी का लाइफ को देखने का क्या पर्सपेक्टिव था? उसकी फिलोसफी का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था फेट एंड फ्री विल का। तो हार्डी की फिलोसफी को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स समझनी होंगी, फ्री विल और fate. Let's start with free will. Free will means our freedom to make choices and decisions. For example, you decide whether to study or not. You decide which career you want to choose. You decide how much effort you want to make. ये तमाम डिसीजंस आपके अपने चॉइस होते हैं, इसको हम फ्री विल कहते हैं। अब दूसरी टर्म देखते हैं, फेट। फेट मीन्स दोज इवेंट्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, हम किस फैमिली में पैदा होंगे, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो क्या होगा, लाइफ में कब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या प्रॉब्लम आ जाए, या कब कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो हमारी प्लानिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दे, इन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो थॉमस हार्डी बिलीव्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव फ्री विल बट फ्री विल इज नॉट ऑलवेज इनफ। यानी इंसान प्लानिंग तो करता है, गोल्स भी सेट करता है, हार्ड वर्क भी करता है, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस उसकी सारी प्लानिंग को चेंज कर देते हैं। इसलिए हार्डी के नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स इनोसेंट भी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी, फिर भी उन्हें सफर करना पड़ता है। हार्डी का मानना था कि लाइफ सिर्फ हमारी चॉइसेस से डिसाइड नहीं होती, फेट और सर्कमस्टेंसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हार्डी के नॉवेल्स में ट्रेजेडी बहुत नेचुरली डेवलप होती है। और एक बात आपने याद रखनी है, हार्डी फेट को ह्यूमन एफर्ट्स का एनिमी नहीं कंसीडर करता। वो सिर्फ ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हम टेस्ट ऑफ द डबल व्हील्स जो है वो स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट भी बहुत सी सिचुएशंस में अपनी तरफ से सही डिसीजन लेती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बार बार उसकी लाइफ की जो डायरेक्शंस होते हैं वो चेंज कर देते हैं। इसलिए हार्डी की फिलोसफी को समझे बगैर टेस्ट को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हार्डी कहता है कि सर्कमस्टेंसेस ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर एक और क्वेश्चन भी रेज होता है, क्या सिर्फ फेट ही इंसान की लाइफ को कंट्रोल करती है या और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें हार्डी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसका नेम है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म सुनकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। डिटर्मिनिज्म सिंपली मीन्स आवर लाइव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फोर्सेस, नॉट ओनली बाय आवर पर्सनल चॉइसेस। मतलब कि इंसान की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी चॉइसेस से नहीं बनती, बल्कि बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो स्टूडेंट्स इक्वली इंटेलिजेंट हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग भी हों, लेकिन एक स्टूडेंट के पास अच्छी एजुकेशन, सपोर्टिव फैमिली और फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, तो दूसरे स्टूडेंट के पास फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या दोनों की अपॉर्चुनिटीज सेम होंगी? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं है, सर्कमस्टेंसेस का भी है। थॉमस हार्डी बिलीव्ड दैट फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी, एजुकेशन, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑल इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। इसलिए उसके नॉवेल्स में कैरेक्टर्स अक्सर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। कभी पॉवर्टी उन्हें रोक देती है, कभी सोसाइटी, कभी क्लास और कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस। हार्डी ये नहीं कहता कि ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल हेल्पलेस हैं, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि इंसान की लाइफ सिर्फ उसकी पर्सनल एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं होती, उसकी लाइफ को बहुत से आउटसाइड फोर्सेस जो हैं वो भी शेप करती हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन रेज होता है, अगर हार्डी इतनी इंपॉर्टेंस फेट और सर्कमस्टेंसेस को देता है तो लोग उसे पेसिमिस्टिक राइटर क्यों कहते हैं? क्या हार्डी वाकई
आपकी लाइफ से आप डिसअपॉइंटेड था या फिर उसकी फिलॉसफी को समझने में लोगों ने थोड़ी सी गलती की है। तो इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पेसिमिज्म का मतलब हर वक्त नेगेटिव सोचना नहीं होता। इन लिटरेचर पेसिमिज्म मीन्स बिलीविंग दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, डिफिकल्टीज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। मतलब कि जिंदगी में खुशियों के मुकाबले में दुख जो है वो या प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा है। मतलब कि लाइफ की जो डार्क साइड है उस पर फोकस करना, उसी को ध्यान में रखना। थॉमस हार्डी बिलीव्ड दैट लाइफ इज ऑफन अनफेयर, गुड पीपल डोंट ऑलवेज रिसीव हैप्पीनेस, और बुरे लोगों को हमेशा पनिशमेंट भी नहीं मिलती, यानी लाइफ हमेशा जस्टिस प्रोवाइड नहीं करती। इस वजह से हार्डी के नॉवेल्स में हम देखते हैं कि इनोसेंट कैरेक्टर्स भी सफर करते हैं। और एक बात यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, हार्डी वॉज नॉट अगेंस्ट होप, वो सिर्फ रियलिटी को ऑनेस्टली प्रेजेंट करता था। उसने अपने आसपास पॉवर्टी देखी, सोशल इनइक्वालिटी देखी, वुमेन्स सफरिंग देखी, और इसी रियलिटी को उसने अपने नॉवेल्स में रिफ्लेक्ट किया। इसीलिए उसे पेसिमिस्टिक राइटर कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसके नॉवेल्स केयरफुली पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हार्डी का पर्पस सिर्फ दुख दिखाना नहीं था, वो सोसाइटी को अपने प्रॉब्लम्स का एहसास दिलाना चाहता था। और जब हम टेस्ट स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट कोई एक बुरी इंसान नहीं थी, फिर भी उसकी लाइफ में एक के बाद एक ट्रेजेडीज आती हैं। इस वजह से टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स को हार्डी की पेसिमिस्टिक फिलॉसफी की बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर हार्डी के नजदीक लाइफ अनफेयर है तो फिर ये अनफेयरनेस क्रिएट कौन करता है? क्या गॉड करता है या फिर नेचर या कोई और फोर्स? इसी सवाल का जवाब हमें हार्डी के एक और यूनिक कॉन्सेप्ट में मिलता है जिसे इमनेंट विल जो है नेम दिया गया है। इमनेंट विल थॉमस हार्डी की फिलॉसफी का सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन हम इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हार्डी बिलीव्ड दैट देयर इज एन इनविजिबल फोर्स वर्किंग इन द यूनिवर्स। ये फोर्स ना तो कोई इंसान की तरह सोचती है, ना ही ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड करती है। और हार्डी ने इसे ट्रेडिशनल सेंस में गॉड भी नहीं कहा, उसने इस इनविजिबल पावर को इमनेंट विल का नाम दिया है। अगर इस सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ताकत जो इस कायनात को चलाती तो है लेकिन इंसानी इमोशंस या विशेस के मुताबिक काम नहीं करती। इमेजिन कीजिए, कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एक छोटा सा इवेंट सब कुछ चेंज कर देता है। कभी एक मुलाकात, कभी कोई एक लेटर, कभी कोई एक एक्सीडेंट, कभी कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और पूरी जो लाइफ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हार्डी के नजदीक ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये उस इनविजिबल फोर्स का पार्ट होता है जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए उसके नॉवेल्स में छोटे से इवेंट्स बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं। और टेस्ट में भी आप देखेंगे कुछ अपेरेंटली स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। इसलिए हार्डी की फिलॉसफी में इमिनेंट विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन, अगर यूनिवर्स में कोई इनविजिबल फोर्स है तो नेचर का क्या रोल? क्या नेचर हार्डी के लिए सिर्फ बैकग्राउंड है? बिल्कुल नहीं, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। थॉमस हार्डी लव्ड नेचर। अगर आप उसके नॉवेल्स पढ़ें तो आप नोटिस करेंगे कि फील्ड्स, फॉरेस्ट, रेन, मूनलाइट, सीजन्स, विलेजेस, ये सब सिर्फ सीनरी क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किए गए। नेचर हार्डी के नॉवेल्स में ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है। कभी नेचर पीसफुल होती है, कभी थ्रेटनिंग, कभी होपफुल, और कभी बिल्कुल इंडिफरेंट। तो हार्डी बिलीव्ड दैट नेचर डजंट केयर अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस और सैडनेस, वो इंडिफरेंट होती है। नेचर अपना काम करती रहती है। अगर किसी इंसान की लाइफ में ट्रेजेडी आ जाए तब भी सनराइज होगा, रेन होगी, बर्ड्स चिर्प करेंगे और सीजन्स जो है चेंज होते रहेंगे। नेचर किसी के लिए रुकती नहीं है। ये आइडिया हार्डी की फिलॉसफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए उसके नॉवेल्स में नेचुरल डिस्क्रिप्शन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होती, वो कैरेक्टर्स की इमोशनल कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। टेस्ट में भी फील्ड्स, फॉरेस्ट और चेंजिंग सीजन स्टोरी को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने टेस्ट पढ़ते हुए नेचर को ध्यान में रखना है कि उसको किस तरह से यूज किया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हार्डी नेचर को इतनी इंपॉर्टेंस देता है तो रिलीजन के बारे में उसकी क्या ओपिनियन थी? थॉमस हार्डी का रिलीजन के साथ रिलेशनशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसकी बर्थ जो थी वो क्रिश्चियन फैमिली में हुई, चर्च भी जाता था और बाइबल से भी फेमिलियर था, लेकिन एज के साथ उसने बहुत से रिलीजियस बिलीव्स पर क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए। हार्डी रिलीजन के अगेंस्ट तो नहीं था, लेकिन वो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस के फेवर में भी नहीं था। उसका मानना था कि सिर्फ रिलीजियस रूल्स फॉलो करना इनफ नहीं है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस और कंपैशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हार्डी के नॉवेल्स में हम देखते हैं कि सोसाइटी कभी कभी रिलीजन के नाम पर लोगों को जज करती है, स्पेशली वुमेन को, और हार्डी इसी एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करता है। जब हम टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलीजन और मोरालिटी के नाम पर टेस्ट के साथ बहुत अनफेयर बिहेवियर होता है। इसीलिए हार्डी का रिलीजन के बारे में पर्सपेक्टिव समझना नॉवल को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्डी का सोसाइटी के बारे में क्या व्यू था, क्या ओपिनियन था। थॉमस हार्डी बिलीव्ड दैट society is not always fair.
सोसाइटी ऑफन जजेस पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सर्कमस्टांसेस, यानी लोग अक्सर किसी इंसान की सिचुएशन को समझे बगैर उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, और ये बहुत ही रियल बात है, आज की सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए तो उसके नॉवेल्स इतने फेमस हैं, क्योंकि आज भी हम उनको रिलेट कर सकते हैं। हार्डी ने विक्टोरियन सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। उसने देखा कि ये सोसाइटी के कुछ रूल्स सिर्फ ट्रेडिशन की वजह से फॉलो किए जा रहे हैं, और कई दफा ये रूल्स इंसान की हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चला जाए तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे उस इंसान की कोई गलती ना भी हो। हार्डी बिलीव्ड दैट सोशल क्लास, ट्रेडिशंस एंड पब्लिक ओपिनियन ऑफन कंट्रोल पीपल्स लाइव्स, एंड इट इज सो ट्रू, सो ट्रू। इसलिए उसके नॉवेल्स में कैरेक्टर्स सिर्फ फेट से नहीं, सोसाइटी से भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। और जब हम टेस्ट स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट को सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं था, सोसाइटी भी उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है, और यही हार्डी का सोशल क्रिटिसिज्म है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या सोसाइटी का बिहेवियर सबके साथ एक जैसा होता है? हार्डी कहता है नहीं, स्पेशली वुमेन के साथ। तो अब हार्डी का जो वुमेन के बारे में पर्सपेक्टिव है वो देखते हैं। थॉमस हार्डी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट रिगार्डिंग फीमेल कैरेक्टर्स। उसके नॉवेल्स की वुमेन जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं होती, वो इंटेलिजेंट भी होती है, इमोशनली स्ट्रांग भी होती है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि विक्टोरियन सोसाइटी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं देती थी। वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स फॉलो करें। हार्डी को ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने नॉवेल्स में वुमेन की स्ट्रगल को बहुत ऑनेस्टली प्रेजेंट किया है। एंड हार्डी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड बी जज्ड बाय देयर कैरेक्टर्स, नॉट बाय सोसाइटीज डबल स्टैंडर्ड। यानी अगर एक ही सिचुएशन में सोसाइटी मर्द को माफ कर देती है तो औरत को भी वही इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन विक्टोरियन सोसाइटी में ऐसा नहीं था, और इसी इनइक्वालिटी को हार्डी रिपीटेडली क्रिटिसाइज करता है। एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप इन सब बातों को अपनी सोसाइटी से भी रिलेट कर रहे होंगे। टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स इज परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस आइडिया। इस नॉवल में आप देखेंगे कि सोसाइटी टेस्ट को किस तरह से जज करती है। सो वुमेन की डिस्कशन के साथ एक और टॉपिक ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, वो है मैरिज। तो मैरिज के बारे में हार्डी का व्यू देखते हैं। विक्टोरियन सोसाइटी मैरिज को परफेक्ट इंस्टीट्यूशन समझती थी, लेकिन हार्डी ने मैरिज को बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया। हार्डी समझता था कि सक्सेसफुल मैरिज जो है वो सिर्फ लीगल रिलेशनशिप से नहीं बनती, इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल ऑनेस्टी। अगर ये चीजें ना हो तो मैरिज सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट बनकर रह जाती है। हार्डी की जो अपनी मैरिड लाइफ थी वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसी वजह से उसके नॉवेल्स में मैरिजेस जो हैं वो अक्सर डिफिकल्टीज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार होती हैं। हार्डी मैरिज के अगेंस्ट नहीं था, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि सिर्फ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से की गई मैरिजेस हमेशा जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। और जब हम टेस्ट स्टडी करेंगे तो मैरिज का इशू नॉवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनकर सामने आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने हार्डी की फिलॉसफी के ऑलमोस्ट तमाम जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये सब आइडियाज टेस्ट में किस तरह से नजर आएंगे? तो जब हम नॉवल स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि टेस्ट की लाइफ में फेट भी है, फ्री विल भी, सोसाइटी का प्रेशर भी है, नेचर भी है, रिलीजन भी है, और वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट भी है। इसीलिए टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स को हार्डी की फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कहा जाता है। अगर आप फिलॉसफी समझकर नॉवल पढ़ेंगे तो हर इंसिडेंट का डीपर मीनिंग आपके लिए क्लियर होता चला जाएगा, और एग्जाम में भी आप सिर्फ स्टोरी नरेट नहीं करेंगे बल्कि उसके फिलॉसफिकल मीनिंग्स भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसी वजह से फिलॉसफी को नॉवल से पहले डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइनली बिगिन थॉमस हार्डी's masterpiece टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स. Until then, take care, keep reading, and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.